हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो लास्ट क्लास में हमने बीबीटी करी थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो ओवरलैपिंग से बना है एंड वो जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बट अकॉर्डिंग टू सीएफटी मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो है प्योरली आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, जैसे आयंस के बीच में बनता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज होता है, और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम मेटल और लिगेंड के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी मेटल और लिगेंड के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटल और लिगेंड में एसपी, जैसे बीबीटी में बात करी थी तो उसमें एसपीडी जो बैलेंस के सब शेल थे वो यूज हो रहे थे बॉन्डिंग में, बट यहां पे सिर्फ हम इंक्लूड करेंगे डी के ऑर्बिटल्स को, डी सबशेल के ऑर्बिटल्स को। ठीक, सो द फर्स्ट केस फॉर सीएफटी इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। octahedral complexes. octahedral complexes का मतलब है 6 ligands प्रेजेंट है। अब 6 लिगेंड प्रेजेंट है तो जो मेटल है, मेटल के पास क्या है? d ऑर्बिटल्स है, और d ऑर्बिटल्स हमारे पास 5 है, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, डी जेड स्क्र, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। आउट ऑफ दिस 5 ऑर्बिटल्स 2 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट along the axis, along the axis, along the axis का मतलब है एक्सिस पे प्रेजेंट है, जैसे डी जेड स्क्र जेड एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, एंड डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स यह कहां पे है? बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। तो जब भी लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा, जब भी लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा तो वो कहां से आएगा? लिगेंड अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। क्लियर? तो अगर मान ले कि ये मेटल है और ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये आ जाएगी हमारे पास माइनस वाई, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स, और ये आ गया मेरे पास माइनस जेड। जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं मेटल को वो इन्हीं एक्सिस से आ रहे हैं। ठीक है, इन्हीं एक्सिस से आ रहे हैं। तो 6 लिगेंड्स इन एक्सिस से मेटल की तरफ को आ रहे हैं। अब अगर लिगेंड्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, मेटल के डी के पास भी क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी। तो मुझे अब एक चीज सोच के बताओ कि कौन से लिगेंड्स को ज्यादा रिपल्शन देखने को मिलेगी? ठीक है, सोच लिया। तो अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो उन एक्सिस पे ज्यादा रिपल्शन होगी जो मेटल के डी ऑर्बिटल इन एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे, और एक्सिस पे सिर्फ 2 प्रेजेंट है। इसका मतलब जब लिगेंड ने मेटल को अप्रोच किया तो पहले मेटल के जो डी ऑर्बिटल थे, डी जनरेट का मतलब होता है जिनकी एनर्जी क्या हो? सेम हो। तो सबसे पहले ये जो डी के 5 ऑर्बिटल्स थे ये क्या थे? डी जनरेट थे, मतलब इक्वल एनर्जी के थे। अब जैसे ही लिगेंड्स ने इसे अप्रोच किया तो क्या हुआ? इसकी एनर्जी क्या कर जाएगी? इसके अराउंड क्या आ जाएगी? स्फेरिकल फील्ड आ जाएगी। ठीक है, अब जिन ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन मिल रही है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जिनको कम रिपल्शन मिल रही है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो जो अलोंग द एक्सिस हमें पता है उसको ज्यादा रिपल्शन मिल रही है, तो वो एनर्जी में क्या करके इंक्रीज कर गए।
और ये कौन से ऑर्बिटल हैं? dx² माइनस y² और dz²। इस सेट को एक नाम दे दिया गया, इसे बोलते हैं हम Eg। क्या बोलते हैं? Eg। सेम जिसकी एनर्जी कम है वो है हमारे पास dxy, dyz एंड dzx। क्लियर? और इस सेट को बोला जाता है T2g। जिस एनर्जी से ये कम या ज्यादा हुए वो ये है एनर्जी, इसे क्या बोलते हैं हम? बैरी सेंटर। बैरी सेंटर। ये जो पूरी की पूरी एनर्जी गैप है इसे क्या बोला जाता है? इस पूरे के पूरे एनर्जी गैप को बोला जाता है डेल्टा नॉट। क्या बोलते हैं? डेल्टा नॉट। बेसिकली मतलब डेल्टा ओ है ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है? तो ये क्रिस्टल CFSC है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक? डेल्टा नॉट। अब ये बैरी सेंटर से कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई वो है -0.4 डेल्टा नॉट। कितनी इंक्रीज हुई वो है हमारे पास प्लस के 0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये वाला गैप बहुत ज्यादा ये कम है, ये थोड़ा सा बनाने में तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दे रही हूँ, ठीक है? क्लियर? फिर से रिपीट कर रही हूँ। मेटल था, जैसे ही लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए आए, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब जो लिगेंड अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, जितने भी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस डी के प्रेजेंट होंगे उनको मैक्सिमम रिपल्शन मिलेगी। मैक्सिमम रिपल्शन का मतलब है एनर्जी इंक्रीज कर गई, और जिसमें रिपल्शन कम मिली उनकी एनर्जी क्या है? कम है, ठीक है? तो जो नीचे वाला सेट है वो T2g, जो ऊपर वाला सेट है वो है Eg। ओके, तो ये था कि जब मेटल्स को लिगेंड्स मेटल के अराउंड आए तो उन्होंने क्या किया? उनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। एक सेट को बोला जाता है T2g और दूसरे सेट को बोला जाता है Eg। जो पूरा एनर्जी गैप है उसे बोला जाता है डेल्टा नॉट। ओके, अब अगर हम बात करें कि हमें CFSC कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? CFSC का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g मल्टीप्लाई बाय -0.4 डेल्टा नॉट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg मल्टीप्लाई 0.6 डेल्टा नॉट। क्लियर? थोड़ी देर में हम जो है वो CFSC कैलकुलेट करेंगे D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, D2, D3 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट आता है, अगर ये स्प्लिटिंग अगर मैं बात कर रही हूँ वीक फील्ड लिगेंड के लिए और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, ठीक है? अगर इस स्प्लिटिंग को हम बात करें वीक फील्ड के लिए भी और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये जो गैप है ना, ये गैप ज्यादा आएगा। ये जो T2g और Eg के बीच में गैप है, दिस इज Eg एंड दिस वन इज T2g, तो ये जो गैप है ये ज्यादा आएगा। जबकि इस केस में जहां पे आपके पास वीक फील्ड है वहां पे गैप कम आएगा। ठीक है? तो क्या ये जो वैल्यूज है वो चेंज होंगी इसके लिए? नहीं, ये वैल्यूज थोड़े चेंज होंगी, वो तो सेम रहेंगे एज इट इज, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है चाहे वीक फील्ड। तो चेंज क्या कर रहा है? चेंज करेगी डेल्टा नॉट की वैल्यू। वो कम और ज्यादा है, डिपेंड करती है लिगेंड के ऊपर। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा करवाता है। जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग आएगी उतना ही ज्यादा क्या आएगा? गैप आ जाएगा आपके पास, ठीक है? डेल्टा नॉट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वीक फील्ड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है? ठीक है, तो उसके लिए एक सीरीज दी गई थी जिसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, इस सीरीज के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस दी गई जिसमें
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब जो पहले वीक फील्ड लिगेंड आएंगे, बीच में कुछ इंटरमीडिएट आएंगे, आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उस सीरीज को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वही सीरीज हमें बताती है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेंगे। जो हमने बीबीटी में यूज किया ना, जहाँ पे हमने बोला कि COCN जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो हमें कैसे पता चला, उसी सीरीज से पता चलता है कि कौन से लिगेंड वीक हैं और कौन से लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ओके तो हमारे पास ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैसे तो इस पर और भी लिगेंड एडेड है, पर जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक। अब इस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 3D मेटल्स की, जब 3D मेटल्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, +3 में हो, या फिर +4 या +5 में जब अगर कोई लिगेंड देखने को मिलता है, तो उनके लिए सारे लिगेंड क्या हो जाते हैं, +4 और +5 के लिए सारे के सारे लिगेंड बन जाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, चाहे वो वीक फील्ड भी क्यों ना हो। तो मैं पहले ये बता देती हूँ कि ये वीक फील्ड है और ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है। बीच में कुछ हमारे पास इंटरमीडिएट है, वाटर से लेकर अमोनिया तक, ठीक है। क्यों इंटरमीडिएट बोल रही हूँ, जब 3D का मेटल, 3D सीरीज का मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा, तो अप टू अमोनिया तक वो बनाता है वीक, अप टू अमोनिया तक वीक फील्ड लिगेंड्स हैं और वो बनाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्लियर। अगर 3D का मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अप टू वाटर तक वो क्या बनाएगा, वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, अप टू वाटर मेरा बोलने का मतलब है कि वाटर भी तब क्या आएगा, वीक फील्ड में आएगा, लेकिन वाटर के आगे जो भी प्रेजेंट है वो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। और अगर +4 और +5 की बात करूं तो ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, क्लियर। बट यहां पे एक्सेप्शन आता है एक कोबाल्ट के लिए। जब आपके पास कोबाल्ट +3 सीरीज में हो ना, तो होना क्या चाहिए था, अप टू वाटर तक वीक फील्ड होना चाहिए था, बट इस केस में अप टू फ्लोरीन तक हो जाता है वीक फील्ड, अप टू फ्लोरीन तक। फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर 3D का मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो अप टू कहां तक हो जाएगा, अमोनिया तक। और अगर 3D का मेटल +3 है तो अप टू वाटर तक आ जाएगा। और अगर +4 और +5 है या कोई भी हायर स्टेट है, उस स्टेट में सारे के सारे बन जाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन शो करता है कोबाल्ट +3। कोबाल्ट +3 के लिए स्पेशल है कि जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो फ्लोरीन तक क्या बनाएगा, वीक फील्ड लिगेंड। फ्लोरीन के आगे वाले सारे उसके लिए क्या बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्लियर। ओके, ये तो होगी बात 3D के लिए। अगर हम बात करें 4D 5D के लिए, तो उसके लिए तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। 4D एंड 5D metals always
फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड या फिर और all ligands are act as strong filled ligands. ठीक, तो 3D के लिए है कुछ रूल्स, 4D और 5D में कुछ नहीं देखना है. जो भी लिगेंड होगा वो हमेशा क्या एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्ट करेगा. और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो लो स्पिन. अब इसका मतलब क्या है, तो देखो यहां तक बात होगी क्लियर. कैसे चेक करना है हमें, ओके. अब हम कोई कॉम्प्लेक्स लेके CFT एक्सप्लेन करते हैं. मान लो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स CO NH3 6 2 पॉजिटिव, और एक मैंने ले लिया CO NH3 6 3 पॉजिटिव. क्लियर, ओके. इस केस में अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है कोबाल्ट की 27, इसका एटॉमिक नंबर है 3d7 4s2. 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो D हो गया एम्प्टी. अगर D एम्प्टी है तो सॉरी D नहीं S एम्प्टी हो गया, और D अगर D में इलेक्ट्रॉन देखे तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7. अब 7 इलेक्ट्रॉन है. लिगेंड कैसा है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया तुम्हें कि कोबाल्ट +2 जो है वो अमोनिया तक वीक फील्ड है. मतलब अमोनिया भी किस में इंक्लूड होगा, वीक फील्ड में. तो जब हम स्प्लिटिंग करवाएंगे, दिस सेट इज D2G एंड दिस सेट इज EG. जब हम स्प्लिटिंग करवाएंगे तो वीक फील्ड होने की वजह से ये गैप ज्यादा नहीं है. गैप ज्यादा नहीं है तो 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, गैप ज्यादा नहीं है तो इजीली ऊपर चला गया. अब इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको नीचे पेयरिंग करनी हो ना तो हमें क्या चाहिए होती है, पेयरिंग एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है, अगर वो पेयरिंग एनर्जी और जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है उसमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हुई तो कोई भी पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि उसको एनर्जी कहां से मिली, उसको एनर्जी देनी थी डेल्टा नॉट में. अगर डेल्टा नॉट है ही नहीं, कम है, तो वो पेयरिंग एनर्जी को कैसे फुलफिल कर देगा. तो इस केस में पेयरिंग नहीं होगी. ठीक है, जो वीक फील्ड है उसमें पेयरिंग नहीं होगी. और डेल्टा नॉट और पेयरिंग एनर्जी के टर्म्स में ये लाइन बोलनी हो तो दिस इज द वैल्यू कि अगर पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट तो कोई भी पेयरिंग नहीं होगी. तो मुझे यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट इज 6 7. अच्छा, ये पेयरिंग वो नहीं है जो मैं यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी की बात कर रही हूँ. उस पेयरिंग का मतलब है कि पहले नीचे वाले T2G सेट है उसको फिल करेंगे, फिर EG में जाएंगे. अभी मैंने ऐसे नहीं किया ना, मैंने तो 1 by 1 हंड्स और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है फिलिंग के लिए वो सिर्फ वो प्रिंसिपल्स लगाए गए. क्लियर, ओके. अच्छा, अब अभी तुम्हें डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. अगर मैंने अमोनिया कोबाल्ट के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लिया तो अभी ये लिखवाया मैंने, तो फ्लोरीन तक क्या है, वीक फील्ड. अगर फ्लोरीन तक वीक फील्ड है तो फ्लोरीन के आगे वाले सारे क्या बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड. तो अब अमोनिया बन गया स्ट्रॉन्ग फील्ड. अगर स्ट्रॉन्ग जो क्लोरीन है अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया तो फिलिंग कैसे कराओगे, ये 3 ये 2. ठीक, अब इसको मैं ना थोड़ा सा गैप को बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहे कि जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर रहे हैं
देखो यहां पे अगर हम गैप उससे थोड़ा ज्यादा बनाएंगे, ठीक है, तो ये वाला सेट है T2G और ये वाला सेट है EG। क्लियर? अब 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा कोबाल्ट +3 है तो अब बन जाएगा D6 क्योंकि पहले थी 3D7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो अब आ गया 6, तो ये ऐसे भरेंगे, ये 5 और 1 6, अभी फिल करने हैं। तो इनके बीच में गैप इतना ज्यादा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हाँ पहले नीचे फुली फिल्ड बनाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो इसमें हमने पेयरिंग करी ना, इसका मतलब इसकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो कम है और डेल्टा नॉट ज्यादा है, इसलिए इस केस में इजीली क्या हो गई, हमारे पास पेयरिंग होगी और वो हमने पेयरिंग कर दी। क्लियर? ओके। अब हमें निकालनी है CFSC। तो अगर हम CFSC यहां पे निकाल लें, या पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G में 5 इलेक्ट्रॉन, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेम इस केस के लिए T2G में कितने हैं, T2G में है हमारे पास 6 और EG में है 0। CFSC निकालने का फॉर्मूला क्या लिख पाया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G मल्टीप्लाई बाय माइनस के 0.4 डेल्टा नॉट, तो कितना हो गया, माइनस के 2.4 डेल्टा नॉट। क्लियर? तो इसकी CFSC कितनी आ गई, माइनस के 2.4 डेल्टा नॉट। अब नेक्स्ट है इसके लिए, तो इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, CFSC इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G 5 इंटू माइनस के 0.4 डेल्टा नॉट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन EG 2 मल्टीप्लाई 0.6 डेल्टा नॉट, कितनी वैल्यू आ गई, माइनस के 2.0 प्लस 1.2 डेल्टा नॉट, तो ये कितना आंसर आ गया, माइनस के 0.8 डेल्टा नॉट। क्लियर? तो हम CFSC ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है इसके ऊपर डिपेंड करेगा और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ओके